दोस्तों, आज के युग में अगर आप 50 के पार हैं तो शायद ही ऐसा संभव हो कि आपके लिए आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर के एक भी चिंता का विषय ना हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई ऐसे फैक्टर्स पैदा हो जाते हैं 50 पार करते करते जिनकी चिंता करनी पड़ती है। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि वो क्या उपाय हैं जो आप कर सकते हैं 50 की उम्र के पार, जिसके ज़रिए आप मेरी तरह से 57-58 साल की उम्र में भी केयर फ्री लाइफ जी सकते हैं। स्वास्थ्य कोई चिंता का विषय ही ना हो, एक भी ऐसा सेगमेंट ना हो जिसको लेकर के आपको चिंता करनी पड़ रही हो। तो आइए बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में, जिसका नाम है आयुष्मान भव। जी हाँ, आज जो जीवन चक्र है वो है तो बहुत लंबा, लेकिन जो लाइफ स्पैन है उसमें से आपका हेल्थ स्पैन कितना है। मेजॉरिटी देखने में आ रहा है कि जो हेल्थ स्पैन है वो 50 पहुंचने के पहले ही समाप्त हो जाता है। 40, 42, 45 आते आते हेल्थ स्पैन समाप्त हो जाता है। यानी कि जीवन तो लंबा चलने वाला है, लेकिन स्वस्थ जीवन का अंत हो जाता है। क्या चीजें हैं जो आपको घेर लेती हैं? तो जब आप 50 के पार हो रहे होते हैं तो जो सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं उसमें एक, आपका मसल मास लूज हो सकता है। दूसरा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो डाउन हो रहा होता है। उसे रोक नहीं सकते, उसे डाउन होना ही है उम्र के साथ, लेकिन मेटाबॉलिज्म डाउन होने की वजह से कई समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तीसरा, आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, वीकनिंग ऑफ बोन्स। चौथा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो जाता है। गट जो है वो अनहेल्दी रहने लग जाता है, उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं चल पाता। इसके बाद आपकी इम्यूनिटी डाउन होने लग जाती है। ऊपर की उम्र में आएंगे तो देखेंगे कि अक्सर छोटे छोटे बदलाव जब सीजन में आते हैं तो बार बार तबीयत खराब होने लगती है लोगों की। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हार्ट हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज खड़े होने लग जाते हैं। कभी कुछ बढ़ रहा है, कभी कुछ बढ़ रहा है। तो आज हम इन्हीं समस्याओं पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और इनसे हम कैसे बच के रह सकें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कैसे इन प्रॉब्लम एरिया से अपने आप को सेफ रख सकें, इस पे बात करेंगे। तो नंबर 1, लॉस ऑफ मसल मास। आप अपना मसल मास जो है वो इंटैक्ट रखने के लिए पूरी तैयारी करें। हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बढ़ी हुई उम्र में जो है वो लोगों को चलने में दिक्कत इसलिए आती है, उठने बैठने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि उनकी हड्डियों में प्रॉब्लम है। नहीं दोस्तों, ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग चलने फिरने में असमर्थ इसलिए होने लगते हैं क्योंकि उनका मसल मास जा रहा होता है। तो हम दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। पहला कि हम डाइट में ऐसे क्या बदलाव करें या क्या चीज़ें जोड़ें या क्या घटाएं जिनसे हम इन प्रॉब्लम से बचें, और दूसरा, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हम करें, लाइफस्टाइल में क्या छोटे छोटे करेक्शंस करें जिससे हम इन प्रॉब्लम से बचें। तो अगर आप अपना मसल मास अच्छा रखना चाहते हैं 50 के ऊपर की उम्र में, तो आपको जो है अपने प्रोटीन का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपनी प्लेट में, अपनी जो आपकी जो खाने की थाली है उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें प्रोटीन कम से कम 25% होना चाहिए। हर मील में, सुबह दोपहर रात जो भी आप खाना खाते हैं उसमें आपको प्रोटीन का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। आज हिंदुस्तान में 10 में से 9 लोगों को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अगर आप इसको बराबर नहीं रख सके तो फिर क्या होने वाला है? तो ऐसे में आपको बैलेंसिंग में, जैसा मैंने कहा कि चलने फिरने में, है ना, बैलेंस। आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग 60s में जाते जाते छड़ी लेके चलने जाते हैं। आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आएगी, वीकनेस लगेगी कि शरीर में ताकत नहीं है, आपका मसल मास लूज हो रहा है। ताकत है लेकिन मसल्स नहीं रह जाएंगी तो उस ताकत का क्या करेंगे? इस तरीके से आपको जो रोज की दिनचर्या है, डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उनको कैरी आउट करने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो आप थोड़ा सा
जो मैंने आपके खाने की बात की, प्रोटीन का ध्यान रखें। अगर आप खाने पीने की चीज़ों से प्रोटीन पर्याप्त ले पाते हैं, है ना, दाल ऐड कर लें खाने में, दही बराबर खाया करें, मीट से मिलता है, पनीर से आपको अच्छा प्रोटीन मिलता है, दूध से मिलता है। लेकिन अगर इन चीज़ों से आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको राय दूंगा सप्लीमेंटेशन की। ज़रूर एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर लें अपनी डाइट में। इस तरीके से भी आप अपना जो गैप रह जा रहा है प्रोटीन का वो फुलफिल कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ेंगे ताकि आपका मसल मास बरकरार रहे। आपका प्रोटीन से मसल बिल्डअप तो होने लगेगा, लेकिन थोड़ी सी आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना, कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी होगी, कुछ मसल फ्लेक्सिंग करनी होगी ताकि वो मसल्स चलायमान रहें, मौका पड़ने पे काम कर सकें। थोड़ा वॉक करिए, थोड़ा योगा करिए, इससे आपकी फिटनेस अप रहेगी, आपकी मोबिलिटी, चलने फिरने में कोई व्यवधान नहीं आएगा। नंबर 2, वीकनिंग ऑफ बोन्स। इस उम्र के पार होते होते ज़्यादातर लोगों की हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा मंडराने लग जाता है। 40 की उम्र आते आते ही ज़्यादातर लोग ऑस्टियोपीनिया के शिकार हो जाते हैं। ऑस्टियोपीनिया वो स्टेज होती है जब आप रेगुलरली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन कभी कभी चलते समय, सीढ़ियाँ उतरते समय, चढ़ते समय आपको ये प्रॉब्लम महसूस होना शुरू हो जाती है। तो वो एक तरीके से प्री ऑस्टियोपोरोसिस स्टेज होती है, तभी से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपका जो ऐसे में जब आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं तो आपको फ्रैक्चर्स का खतरा बढ़ जाता है। ओल्ड एज में होने वाले फ्रैक्चर्स ज़्यादातर कभी ठीक नहीं हो पाते, और अगर थोड़ा सा ऊपर की उम्र में जाकर के फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर वो फ्रैक्चर इंसान के साथ ही जाता है, बल्कि बहुत तादाद में लोगों की डेथ उस फ्रैक्चर की वजह से ही होती है, क्योंकि उनकी मोबिलिटी समाप्त हो जाती है, उनका हिलना डुलना करीब करीब समाप्त हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इस एज के बाद से कैल्शियम और विटामिन डी, ये दोनों को एब्जॉर्ब करने की शरीर की क्षमता गिरने लग जाती है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो रहा होता है। ऐसे में आप देंगे भी शरीर को तो वो उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो इस समय आपको कैल्शियम इंटेक का बहुत ध्यान रखना है। खाने में वो सारी चीज़ें ऐड करें जिनसे आपको अच्छा कैल्शियम मिलता है, जैसे दूध, दही, तिल, बादाम, अंडे का पीला वाला हिस्सा, है ना, एग योक, और मशरूम्स, ऐसी तमाम चीज़ें जिनमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलता है, इनको खाने में बहुतायत में इस्तेमाल करना शुरू करें। और कैल्शियम का आप सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपको प्लांट ओरिजिन का कैल्शियम चाहिए होगा, है ना। आप प्लांट ओरिजिन का कैल्शियम खोजें, उसी से उसकी भरपाई करें। देन विटामिन डी की हमने बात की, इसके लिए आपको थोड़ा सनलाइट एक्सपोजर चाहिए होगा। कुछ समय सुबह उठ के धूप में बिताएं, तो जो कुछ आप खा रहे हैं उसको, उस विटामिन डी को यूज़ करने के लिए एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसके लिए सनलाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो थोड़ा सनलाइट एक्सपोजर होगा तभी जाकर के ये बात पूरी तरह बन पाएगी। इसके अलावा आज आप विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, पर विटामिन डी वो न लें जो आपको हफ्ते 2 हफ्ते के लिए और बहुत हाई डोज 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स टाइप दे। ऐसा नहीं, आपको 1900 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट रोज चाहिए। तो सप्लीमेंट ऐसा चुनें जो आपका डेली नीड पूरा कर सके। नेक्स्ट, साथ ही आपको लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है? आपको थोड़ा वॉकिंग, जॉगिंग, ये सब करते रहना है जिसमें आपके जोड़ इस्तेमाल होते रहें। इससे डीमिनरलाइजेशन से आप बचेंगे। बोन से धीरे धीरे मिनरल जा रहा होता है, रिस रहा होता है, लेकिन जब आप उसको एक्टिव रखते हैं तो मिनरल्स उसमें डिपॉजिट हो पाते हैं। नेक्स्ट, नंबर 3, स्लो डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म। यानी शरीर में जो रिएक्शंस होते हैं, जो गतिविधियां शरीर के अंदर चल रही हैं, उसकी जो रफ्तार है उसमें कमी आने लगती है, उसमें गिरावट होने लगती है। तो इसकी वजह से आप लो एनर्जी फील करते हैं, लगता है कि मेरे को शरीर में ताकत ही नहीं रहती है ना। सुना आपने ऐसे लोगों को बोलते हुए। फिर लोगों का स्टैमिना, है ना, थोड़ी देर कुछ काम करेंगे, थोड़ी सीढ़ी चढ़ेंगे, थक जाएंगे, हांफने लग जाते हैं। साथ ही वेट बढ़ने लगता है लोगों का, क्योंकि स्टैमिना डाउन हो रहा होता है, एनर्जी लेवल लो हो रहा था, लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी घटा देते हैं, जिसकी वजह से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है।
तो ऐसे में आपको क्या अवॉइड करना है? आपको अवॉइड करना होगा ऐसे खाने की चीज़ों को जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड जैसे मैदा है, चीनी है, इनको जीवन में मिनिमाइज़ करें, बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं ये। और क्या चीज़ें आपको ऐड करनी होंगी? रागी, ज्वार, बाजरा, ओट्स, अमरंथ, इन चीज़ों का आटा आप अपने जो आटा गूंदा जा रहा है घर में रोटी बनाने के लिए उसमें मिलाएं। ये जीवन में बहुत आनंद देने वाले हैं आपको। अपने खाने के रूटीन में फल और सब्जियां बढ़ा दें, है ना। फलों को थोड़ा ज़्यादा जगह दें और सब्जी का सेवन भी बढ़ा दें। एक रोटी खानी है तो 1 कटोरी सब्जी साथ में खानी है। 2 रोटियां खानी है तो 2 कटोरी सब्जी खाएं। 1 कटोरी सब्जी से 3 रोटी ना खा जाएं। 3 रोटी खानी है तो 3 कटोरी सब्जी लगेगी। इस तरीके से आप वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा सकते हैं। हर खाने की थाली में आधा हिस्सा सब्जियों का होना चाहिए, पकी हुई और कच्ची, यानी सलाद की कम से कम क्वार्टर से हाफ प्लेट हर खाने के साथ होनी चाहिए। तो इसके अलावा आपको जो लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं उसमें क्या? लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको फ्रीक्वेंट मील्स में आना पड़ेगा। थाली भर भर, पेट भर भर के 2 टाइम या 3 टाइम ना खाएं। उनको डिवाइड कर दें टुकड़ों में, छोटे छोटे मील्स में डिवाइड कर दीजिए। और खाते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, चबाना, है ना। खाने को बहुत अच्छे से चबाएं, तो इससे आपकी सेहत पर बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव इश्यूज़ या अनहेल्दी गट। 50 के पार होते होते ज़्यादातर लोगों का पाचन तंत्र पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है, यानी कि पाचन क्रिया ठीक से नहीं होती, डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता। ऐसे में लोग ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इन समस्याओं के शिकार हो जाते हैं और फिर ये हमेशा के लिए चलता रहता है, ठीक ही नहीं होता। आपको क्या ऐड करना है खाने पीने में? डाइट में आपको प्री और प्रोबायोटिक्स का ख्याल रखना है। प्री और प्रो दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। इस काम को आज आपको एक सप्लीमेंट भी अवेलेबल है, मेरे चैनल पे एक वीडियो ही है प्रीबायोटिक के बारे में और प्रोबायोटिक के बारे में। दोनों चीज़ें चाहिए होंगी, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा खाने में। आप दही का सेवन बढ़ा दें, दही में आपको अच्छा बैक्टीरिया मिलता है। और इस तरीके से जो फर्मेंटेड फूड्स हैं, रात को भिगो के रखे जाते हैं और फिर सुबह खाए जाते हैं, जैसे आपका जो डोसा बनता है, इडली बनती है, वड़ा बनता है, ये चीज़ें खाने में आप ऐड कर लें। और आप सप्लीमेंट के जरिए भी प्री एंड प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं। बाकी आप अपने भोजन के हिस्से में पालक बढ़ाएं जब मौका मिलता है, अमरूद ऐड कर लें, पपीता ऐड कर लें, है ना। इनको आप फलों की कैटेगरी में ऐड कर लें, सुबह खा सकते हैं आप इसे। अलसी ऐड कर लें, हाई फाइबर प्रोडक्ट्स हैं ये सब। तो आपको वो बैक्टीरिया भी चाहिए होगा जो आपका पाचन तंत्र सही रखे, और उन बैक्टीरिया के फलने फूलने के लिए फाइबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे वीडियो पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर, उसमें आप वीडियोस देखेंगे तो आपको प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, फाइबर, इसके बारे में खूब विस्तार से पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको जो लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं अपने इस डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए, वो क्या है? पहला, आपको पानी पर्याप्त पीना है। स्टे हाइड्रेटेड। जो हाइड्रेशन है, दिन भर में कम से कम 10 ग्लास, 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना ही है, इससे कम बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके डाइजेशन में पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। डाइजेशन के समय शरीर जितना पानी शरीर में उपलब्ध होता है वो सारा करीब करीब इस्तेमाल कर लेता है। आप रात को खाना खा के सो जाते हैं तो सुबह उठेंगे तो सुबह आपको अपने होंठ हल्के हल्के सूखे सूखे मिलेंगे, थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड महसूस करेंगे आप। क्यों? क्योंकि शरीर ने रात में डाइजेशन के समय सारा पानी यूज़ कर लिया होता है। तो पानी पर्याप्त पिए, डाइजेशन ठीक रखना है तो। और दूसरा, थोड़ा फिजिकल मूवमेंट। खाने के बाद अगर आप थोड़ी देर टहलते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। नंबर 5, वीकेंड इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है लोगों का। 50 पार करते करते मेजॉरिटी लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ऐसे में वो बार बार किसी न किसी छोटी बड़ी प्रॉब्लम का शिकार होते रहते हैं। अगर आपको अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखना है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स का पर्याप्त सेवन करना होगा, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। इसमें से जो विटामिन सी है, क्योंकि वो हाईली वॉलेटाइल है, वाटर सॉल्युबल है, शरीर से लगातार बाहर जाता रहता है, तो हमें विटामिन सी की भरपाई लगातार करते रहना चाहिए। ऐसे में आप संतरा इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह पानी पीते हैं तो नींबू का इस्तेमाल करें, आंवले का इस्तेमाल करें, आंवले के सीज़न में आंवले की चटनी खाएं, कच्चा आंवला खा सकते हैं, मुरब्बे बनाने के चक्कर में ना पड़ें। और इसके बाद आपको चाहिए होगा जिंक। जिंक आपको कुछ खाने की चीज़ों से मिलता है। कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज,
और तमाम प्रकार की दालें, मिक्स दाल बनाने की कोशिश करें कुछ दिन हफ्ते में, उसमें से भी आपको ठीक मात्रा में जिंक मिल जाया करता है। कुछ न समझ में आए तो आप एक अच्छा मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छी मात्रा में विटामिन सी, जिंक दोनों मिल जाया करे। बाकी घर में आप तुलसी, अदरक, दालचीनी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें, जहाँ पर भी इनका यूज़ कर सकते हैं। चाय में, है ना, अदरक डाल के हमेशा पिएं, तुलसी का इस्तेमाल करें। तुलसी का बहुत एक अच्छा सप्लीमेंट भी आता है, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको शुगर और अल्कोहल ये 2 कट डाउन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 6, हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज। बढ़ती हुई उम्र में 50 पार करते करते आज मेजॉरिटी लोगों का कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों नॉर्मल से ऊपर भाग रहा होता है, जिसका नतीजा होता है आगे चल कर के ब्लॉकेजेस, हार्ट अटैक्स और कई बार फैटल जीवन समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, खाने में कुछ चीज़ें ऐड कर लें, जैसे अलसी, अखरोट, इन सब का सेवन बहुत फ्रीक्वेंटली किया करें। इन सब में ओमेगा 3 होता है, लेकिन आज खाने से ओमेगा 3 की आपूर्ति कर पाना करीब करीब असंभव सा हो गया है। तो इसके लिए आपको एक अच्छा सप्लीमेंट चाहिए होगा ओमेगा 3 का, जिसको रेगुलरली खाते रहें आप, और इससे आपकी जो पूरी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त रहेगी। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखेगा, ब्लड प्रेशर को ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि खून की नलियाँ साफ सुथरी रहेंगी। ट्रांस फैट आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। ट्रांस फैट आपको मिलता है डीप फ्राइड चीज़ों में, जो खूब तली भुनी चीज़ें होती हैं, उनमें आपको ट्रांस फैट मिलता है। साथ ही जो तेल बार बार खौलाया जा रहा है, उनमें आपको ट्रांस फैट मिलता है। जैसे समोसा तलने के लिए कढ़ाई चढ़ती है और एक लॉट निकालने के बाद फिर उतार दी जाती है, फिर वो लॉट ख़त्म होने लगता है तो फिर वो कढ़ाई चढ़ जाती है, और ये तेल बार बार खौलाया जा रहा होता है। उसके अंदर बहुत हाई मात्रा में ट्रांस फैट होता है, इससे आपको पूरी तरह से बचना है। साथ ही बेकरी प्रोडक्ट्स में भी ट्रांस फैट बहुत हाई होता है। पेस्ट्रीज़, केक्स, ये सब से थोड़ी दूरी बना के रखें। इसके अलावा आपको सैचुरेटेड फैट भी अवॉइड करना है। ये सैचुरेटेड फैट आपके चारों तरफ जितना रिफाइंड ऑयल बिक रहा है, ये सब सैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है। तो फिर आप पूछेंगे कि तो फिर क्या खाएं? एक मेरा पूरा वीडियो है इसके ऊपर, ऑयल्स के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ ब्रीफ में बता देता हूँ। आप कोकोनट ऑयल को कुकिंग मीडियम की तरह से इस्तेमाल करें, आप मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करें, सरसों का तेल, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब काफ़ी हद तक सेफ़ हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको थोड़ा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, ध्यान लगाएं, कुछ प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा करने से आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। आप सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे लेकिन स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा तो आपकी सारी व्यवस्था फेल हो जाएगी। साथ ही 2 चीज़ों को हमेशा चेक करते रहें, एक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम से कम 6 महीने में एक बार, और आपका ब्लड प्रेशर महीने में, है ना, मंथली एक बार चेक करें। उसके लिए आप एक मशीन घर में रख सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ आपको लपेट करके और ऑन कर देना है, मशीन आपको आपका ब्लड प्रेशर बता देती है। तो दोस्तों, ये कुछ व्यवस्थाएं थी जो करके आप मेरी तरह से चुस्त दुरुस्त रह सकते हो अपने 60s में एंटर करते हुए भी। अब आप मेरी उम्र मत पूछिएगा दोस्तों, छोटे छोटे चेंजेस हैं डाइट में और लाइफस्टाइल में। अगर ऐसा कर पाएंगे तो एक केयर फ्री लाइफ जी पाएंगे। स्वास्थ्य का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। कुछ भी करते समय आपके दिमाग में ये चिंता नहीं रहेगी कि कहीं मेरी तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी, कहीं मेरा ये तो नहीं बिगड़ जाएगा, कहीं मेरा वो तो नहीं बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।